बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एग्जांपल नंबर 39, 40 एंड 41। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले एग्जांपल नंबर 42। उसके बाद देखेंगे अगर टाइम वगैरह बच गया तो कौन कौन सी एग्जांपल सॉल्व हो सकती हैं। एग्जांपल नंबर 42, 43, 44 बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्जांपल्स का लास्ट है। तो बेसिकली फुल फ्लेज एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं, तो बहुत कुछ सीखने को भी हमें मिलेगा। अगर आप इसकी सबसे पहले देखें भाई, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट्स ही देखी जाती है। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? कहते हैं प्रिपेयर द डिस्क्लोजर नोट इन अकॉर्डेंस विद IAS 16 इन रिलेशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इन द नोट्स टू द फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000। तो क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 1 जुलाई 2018। और अगर कंपैरेटिव्स भी पूछ ले तो फिर स्टार्ट कहां से होना चाहिए? 1 जुलाई 2017। और उसने क्या कहा? कंपैरेटिव्स एंड कॉलम फॉर टोटल इज। तो मेरे क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से होगा? 1 जुलाई 2018 से क्वेश्चन का स्टार्ट होगा। ऑलराइट। अच्छा, फिर देखो क्या डाटा गिवन है और इसको किस तरह से लेके चलना है। अब इसी स्टार्टिंग डेट का हमें पता चला। उसके बाद कहता है अब्बास लिमिटेड इज इंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग नियर द कराची हैदराबाद मोटरवे। इट्स प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कंप्राइजेज ऑफ लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। और वो चारों आपको यहां पर उसने बता दिए कि भाई हमारे ये नॉन करंट एसेट्स हैं, तो इन्हीं का ही नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बना के देना है। कहते हैं द बैलेंसेस ऑफ द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट 30 जून 2000 और गिवन बिलो। तो मैंने कहां से स्टार्ट करना था? इसी से ही। यही क्लोजिंग 30 जून 2018, 1 जुलाई 2018 ओपनिंग होंगे। ओके, तो ओपनिंग बैलेंसेस का पता चलने जा रहा है। क्या क्या कहते हैं? ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। अब देखो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कैरिंग अमाउंट को देखकर कि शायद क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन है इसमें से लेस हो गई है। वही नहीं हुई, उसने ग्रॉस कैरिंग अमाउंट लिखी है। उसने सिर्फ कैरिंग अमाउंट या नेट कैरिंग अमाउंट नहीं लिखी हुई। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ द एसेट, या अगर लास्ट टाइम को रीवैल्यू हो चुका है तो रीवैल्यूड अमाउंट होती है। ऑल राइट। तो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट से मुराद आपकी WDV नहीं है, कॉस्ट ऑफ एसेट ही है। और अगर सपोज ये कैरिंग अमाउंट होती तो आपको क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन क्यों देता वो? ओके, तो अब उसने अलग से आपको क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी दे दी। तो पता चला लैंड के ऊपर कोई क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन नहीं है। क्यों? क्योंकि लैंड को डेप्रिशिएट नहीं कर रहा। साथ में बिल्डिंग के ऊपर 38 की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन, प्लांट एंड मशीनरी 300 के साथ, इक्विपमेंट 36 के साथ। कहते हैं द रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग मेजरमेंट एंड डेप्रिसिएशन इज गिवन बिलो। हमने कहा बिस्मिल्लाह करें जनाब, बताएं। तो क्या कहते हैं? लैंड के ऊपर कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी, लेकिन मॉडल कौन सा है? रिवैल्यूएशन मॉडल। और बाकी तीनों एसिड्स के ऊपर कॉस्ट मॉडल है। ये भी चलें, अच्छी बात हो गई, क्योंकि रिवैल्यूएशन मॉडल तंग कब करता है? जब डेप्रिशिएबल एसिड के ऊपर हो, और फिर जब वो डेप्रिशिएबल एसिड बेसिकली डिस्पोजल की तरफ चला जाए फिर सबसे ज्यादा तंग करता है। तो अब चाहे डिस्पोजल हो भी जाए हमें कोई टेंशन नहीं है। ऑलराइट, इजीली क्वेश्चन हैंडल हो सकता है। बल्कि ये तो देखते ही पता चल गया था कि भाई 100% मार्क्स आने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर बिल्डिंग के ऊपर स्ट्रेट लाइन मेथड है, प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड है, इक्विपमेंट के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। भाई जो मर्जी करना है कर लो, हमें क्या, इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो क्या डेप्रिसिएशन चार्ज करना, चाहे स्ट्रेट लाइन मेथड हो, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड हो, या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड हो, क्या कोई मुश्किल चीज है हमारे लिए? इजीली हम लोग चार्ज कर लेंगे। फिर कहते हैं एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर द पीरियड अप टू 30 जून 2000। भाई प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं, करंट ईयर की बात नहीं कर रहा। वो कहते हैं ये जो मैंने आप लोगों को चेंज बताया है ना, ये वाली वैल्यूज, इसमें क्या कुछ शामिल है और प्रीवियस ईयर में क्या कुछ हुआ था। तो उसके लिए कहता है द इक्विपमेंट was purchased on 1 July 2000. No disposal and acquisition took place in the period up to 30 June 2000. तो हमें क्या बताया उसने कि कहता है कि ये जो इक्विपमेंट आपको नजर आ रहा है ना 100 का, इसकी डेट ऑफ परचेज क्या है हमारे पास? और कहता है 30 जून 2018 तक मैंने कोई और इक्विपमेंट ना तो परचेज किया, ना इसमें से मैंने कोई डिस्पोजल किया। मतलब इनिशियली अपनी कॉस्ट पे ही मौजूद है। ऑल राइट, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। फिर क्या कहता है?
कहते हैं तो मतलब ये जो हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रही है 36 की, ये डेप्रिसिएशन बेसिकली मेरे पास आ रही है 2017-18 2 साल के लिए। बात क्लियर हो गई? तो ये 36 बेसिकली 2 इयर्स की कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। फिर नेक्स्ट देखो क्या कहते हैं, कहते हैं अंटिल 30 जून 2018 कहते हैं यहां तक आप 12,000 यूनिट्स को डेप्रिशिएट कर चुके हो, हैज बीन प्रोड्यूस्ड बाय अब्बास लिमिटेड इन इट्स फैक्ट्री। तो ये जो हमारे पास आ रही है प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर कौन सा मेथड था, यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी डेप्रिसिएशन, तो ये 300 डेप्रिसिएशन बेसिकली 12,000 नंबर ऑफ यूनिट्स की है। ओके, 300 डेप्रिसिएशन बेसिकली 12,000 नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए है। और कहता है द प्लांट एंड मशीनरी डज नॉट हैव एनी रेजिडुअल वैल्यू, नो एडिशनल एडिशंस और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी टुक प्लेस टिल दिस डेट, मतलब जब से परचेज किया तब से वो एक ही प्लांट एंड मशीनरी हमारे पास मौजूद है और इसकी वैल्यू में भी किसी किस्म का कोई चेंज नहीं है। ओके हो गई बात? नेक्स्ट देखो, कहते हैं बिल्डिंग वर एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2014 with a residual value of rupees 11 million. No addition disposal took place till 30th June 2018. तो अब देखें 2015, 16, 17, 18 4 साल बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 38 का है और इसके ऊपर मेथड कौन सा है, स्ट्रेट लाइन मेथड है। तो पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का हमें पता चल सकता है। ओके, नेक्स्ट देखो, कहते हैं लैंड हैड एक्चुअली कॉस्ट रुपीज 15 मिलियन ऑन द डेट ऑफ इट्स, जब इसको एक्वायर किया था तो उसकी कॉस्ट कितनी थी 15 मिलियन, लेकिन आज हमने उसको कितने पे रिकॉर्ड किया हुआ है 12 मिलियन, मतलब इसके ऊपर 3 मिलियन का रिवैल्यूएशन लॉस रिकॉर्ड कर चुके हैं हम लोग। क्या आपको ये बात समझ आ गई? अच्छा, फिर अब देखते हैं भाई अब क्या सिचुएशन है। कहते हैं फॉलोइंग इंफॉर्मेशन पर्टेन्स टू द ईयर एंड ऑन 30 जून 2000। अब ये ड्यूरिंग द ईयर ये कारनामे आपने सर अंजाम दिए तो इनको अकाउंट फॉर भी करना है हम लोगों ने, क्योंकि कंपैरेटिव्स की तो कोई बात है सच नहीं की थी। अब क्या करना है हम लोगों ने, कहते हैं ऑन 1 जुलाई 2018 लैंड वाज रीवैल्यूड, कब, मतलब अपने करंट ईयर के फर्स्ट डे पर ही लैंड को रिवैल्यू कर दिया हम लोगों ने। और उसकी अब रिवैल्यूड अमाउंट कितनी है, हमारे पास कौन सी वैल्यू पे रिकॉर्ड है 12 पे, तो 12 से हम लोग लेकर चले जाएंगे उसको 20। क्लियर? फिर कहता है द वैल्यू वाज डिटरमिन्ड बाय एन इंडिपेंडेंट फर्म MS Ishfaq Valuations Services. During the year 5,000 units were produced in the factory of AL, तो प्लांट एंड मशीनरी की डेप्रिसिएशन जो चार्ज करनी है वो 5,000 नंबर ऑफ यूनिट्स के मुताबिक करेंगे। ऑन 1 जनवरी 2019 AL disposed 25% of its area comprising of सिर्फ लैंड नहीं और सिर्फ बिल्डिंग भी नहीं, हम लोगों ने 25% टोटल का हम लोगों ने डिस्पोज कर दिया एट अ प्राइस ऑफ रुपीज 90 मिलियन। द पोर्शन ऑफ लैंड वाज सोल्ड एट इट्स as determined on 1 July 2000। फिर the legal cost of drafting transfer agreements were rupees 0.1 million। It is assumed that the value of land and building is spread evenly across the area occupied। मतलब सच आपने परसेंटेज में चेंज नहीं करना, लैंड का भी 25% ले लेना और बिल्डिंग का भी 25% ले लेना। ओके, नेक्स्ट वन इज फर्दर इक्विपमेंट कॉस्टिंग रुपीज 60 मिलियन acquired on to its board of directors. It was decided to open up new factory premises and of the factory on 1st December 2018. The construction had not
कंप्लीट बाय एंड ऑफ द, तो इसमें मौजूद है। तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ डिस्क्लोजर नोट आएगा और ये एज इट इज जाके डिस्क्लोज कर देना। क्लियर, जिस तरह ये पॉइंट लिखा हुआ है। कहते मोर ओवर द डायरेक्टर ऑल्सो मेड अ कॉन्ट्रैक्ट विद एमएस यूनिपावर एंड कंपनी to purchase plant and machinery worth rupees 35 million once the construction of factory building is, तो क्या कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग कंप्लीट हुई, तो क्या प्लांट एंड मशीनरी आया, तो भाई इसको भी अपने नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज करोगे जस्ट। ओके, जब आगे ही नहीं है प्लांट एंड मशीनरी, नॉन करंट एसिड तो नहीं बनता ना। तो ये एक कमिटमेंट है उनके साथ, तो कमिटमेंट्स को डिस्कस सिंपली जाके डिस्क्लोज कर देने हैं और आप मार्क्स मिल जाएंगे। बात क्लियर, कोई डिफिकल्ट सोल्यूशन नहीं था। क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा था 42 के पता नहीं क्या टॉप चीज आने वाली है, लेकिन जैसे इसको पढ़ाना एज सच इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं थी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, इजी मार्क्स थे। मतलब ये वो क्वेश्चन था जो आप लोगों को इजीली पास करा सकता था, कि अगर आप थोड़ी सी एफर्ट की होती तो ये क्वेश्चन आपको पास करा सकता था। अब आपने जाकर इसको सॉल्व कैसे करना था, एग्जाम्पल नंबर 42। अब्बास लिमिटेड, AL notes to the financial statements, हाँ जी, और टाइम पीरियड हमारे पास था फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2000, फॉर द ईयर एंडेड 30 जून के बाद आप लोग देखा करो कि क्या मैं अमाउंट्स में किसी किस्म की कोई राउंडिंग ऑफ करूंगा। ये देखो ये सी राउंडिंग ऑफ है, तो हम लोग रुपीज ही मिलियन। फिर आपको नहीं आना है और इधर अपने एसिड्स लिखने हैं। कौन कौन से एसिड्स हैं आप लोगों के पास, लैंड, नेक्स्ट वन इज बिल्डिंग, हम्म, प्लांट एंड हाँ जी ओके। अच्छा इधर आएगी हमारे पास कॉस्ट। कॉस्ट में क्या क्या चीजें, सबसे पहली चीज बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब देखिए ना मुकम्मल एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मेथड बता रहा हूँ, ये बार बार मैं इसलिए खुद लिखता हूँ कि भाई आपकी आदत बन जाए कि नोट्स बनाने ही इसी तरह से थे, वरना ये क्वेश्चन बुक के सॉल्यूशन पे भी तो मैं समझा ही सकता कि ये इस तरह से हमारे पास आ रही हैं। अब हम लोग लेके चलेंगे इसको, तो आप देखें एक एसिड के ऊपर रिवैल्यूएशन है और वो रिवैल्यूएशन एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड, लेकिन कौन से एसिड पर है, लैंड। तो क्या ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन होना है, तो एप्रिसिएशन है ही नहीं तो ट्रांसफर कहां से है। तो भैया आप ट्रांसफर ऑफ एप्रिसिएशन लिखने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सिर्फ और सिर्फ हम क्या लिखेंगे, रिवैल्यूएशन गेन और लॉस।
जी। अब आ जाए, हम लोग इधर रिकॉर्ड करेंगे एडिशन, डिस्पोजल एंड बैलेंस कैरी डाउन। बहुत मुश्किल काम था, है ना? बहुत मुश्किल काम था ना? लास्ट क्वेश्चन में यही सब कुछ ही तो आपने करना था। फिर आपके पास क्या आएगा? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जी, क्या कुछ? बैलेंस। अब देखो, रिवैल्यूएशन हो रही है, लेकिन भाई कुछ भी ट्रांसफर नहीं हो रहा, लिखने की जरूरत नहीं है। फिर डिस्पोजल एंड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड, तो यहां पे सिर्फ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड बैलेंस कैरी डाउन, ये आपके पास आ जाएगा। फिर हम लोगों ने क्या रिकॉर्ड करना होता है? हाँ जी, ओपनिंग WDV, देन क्लोजिंग WDV। हाँ जी, कैसे आएंगी? एंड अब हमें कैसे पता चला ABCD हुईज? हाँ, तो यहाँ पे बता दो उसे कि भाई ये A है। हम्म। और यहाँ पर ये D। ओके, होगी बात? अच्छा, अब इसी पे जरा फोकस कर लेते हैं पहले, बाकी चीजें तो आप लोग सॉल्व कर ही लेंगे। जस्ट वैल्यूज को पुट करना है जरा समझदारी के साथ। अब क्या वैल्यूज यहाँ पे हम लोग जाके पुट करेंगे? क्वेश्चन में गिवन है कौन कौन सी? 12, 1 to 5, 500, 100। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जिसने हमें यह बताया हो कि इस वैल्यूज को चेंज कर दो? नहीं ना? तो जाओ एज इट इज लिखो, 12, 1 to 5, 500 एंड 100। 12। एंड और एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन के ओपनिंग। अब ये आ सकते हैं यहाँ पर, ये देखो ये कुछ भी नहीं। अच्छा, इसके लिए 38, 336, 38, 300, तो ओपनिंग WDV आ सकती है। ये आ जाएगी आपके पास 12। हाँ जी, 1 to 5 में से 38 का 87, 200 एंड 64। हाँ जी, बहुत मुश्किल काम हो गया है, और सांस चढ़ गई है इतना काम करने में। चलो नेक्स्ट देखो। अब जैसे ही हम लोग नेक्स्ट जाएंगे, तो भाई ये वैसे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन थी, अभी इनकी ऐसा जरूरत नहीं है। हम लोग जाएंगे इधर। सबसे पहला काम उसने क्या किया? कहते हैं एसिड को रिवैल्यू किया। कौन सी अमाउंट पे लेके चले गए? 20 मिलियन पे। लेकिन ये बैलेंस कैरी डाउन नहीं लिख सकता आज। क्यों? क्योंकि 25% का डिस्पोजल हो गया था। याद आया? मतलब अगर डिस्पोजल ना होता, तो मैं जाकर बैलेंस कैरी डाउन को 20 मिलियन रिकॉर्ड करता और जाकर देख लेता कितना इंक्रीज या डिक्रीज है। अब सिंपल सा मैंने क्या करना है, मैं यहां पे गया, मैंने देखा मेरे पास मेरा एसिड कितने का है, और इसको कौन सी वैल्यू पे लेके जाना है। और इसकी WDV भी 12 है, तो WDV 12, रिवैल्यूड अमाउंट 20, तो रिवैल्यूएशन गेन आ रहा है कितने का? बस ये कर दो 8, 20 पे पहुंच गया। कोई इशू? और इसी तरह आपने चले जाना है अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट सिंपली क्या कहता है? कहता है इस साल जो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स की करनी है ऑन प्लांट एंड मशीनरी। हमने कहा ओके भाई, जब डेप्रिसिएशन के लिए जाएंगे तब तेरी मदद पड़ेगी। और नेक्स्ट वैल्यू क्या कहता है? कहता है 1 जनवरी 2019 AL डिस्पोज 25% ऑफ द एरिया कंप्राइजिंग लैंड एंड बिल्डिंग।
अच्छा, बिल्डिंग में क्या किसी और किस्म का कोई इंक्रीज वगैरह है? नहीं, किसी किस्म का कोई इंक्रीज नहीं है। और हम लोग जाएंगे, देखो अब आपकी लैंड कौन सी वैल्यू पर है? 20 का 25%, 20 मल्टीप्लाइड बाय 25%, द वैल्यू इज 5। ये आपने डिस्पोज कर दिया। ओके, तो आपकी लैंड कौन सी वैल्यू पर है? 125 पर है लैंड। सॉरी, बिल्डिंग, बिल्डिंग 125 पर है, तो बिल्डिंग भी तो डिस्पोज की है। तो 125 का 25% इंटू 25% इज इक्वल टू, ये वैल्यू इधर आ गई, ये आपने डिस्पोज कर दी। कोई इशू? क्लियर? नेक्स्ट देखो, हो गया ये पॉइंट। कहते हैं इक्विपमेंट कॉस्टिंग 60 मिलियन वाज एक्वायर्ड ऑन 1 नवंबर 2018 ड्यूरिंग द ईयर एडिशन। ऐसी ना इक्विपमेंट में कितने की? तो ये रहा मिस्टर इक्विपमेंट, एडिशन ये आ गई 60। ओके, नेक्स्ट, बाकी दोनों कमिटमेंट्स हैं, जाके डिस्क्लोजर नोट रिकॉर्ड करने हैं। चलो एंड करो इसका। इसका बैलेंस कैरी डाउन आ जाएगा, इसका बैलेंस कैरी डाउन आएगा 90। हाँ जी, 500 एंड 160, ये आपके पास आ गई कॉस्ट वाला पोर्शन कंप्लीट। किसी को कोई डाउट? तमाम बच्चों को क्लियर? ये हमने कॉस्ट के पोर्शन का टोटल कर दिया। ये होगा। ओके, अच्छा अब आते हैं हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के पोर्शन पर। क्या सिंपल सा है, वाह क्या बात है, ये हो गया। ओके, और लैंड का बैलेंस कैरी डाउन, क्लोजिंग WDV इज, लैंड खत्म हो गई है, राइट। अच्छा, बिल्डिंग के ऊपर आए, तो बिल्डिंग के लिए अगर आप लोग देखें तो भाई एक डिस्पोजल हो रहा है साथ में, और बिल्डिंग के ऊपर जो आपके पास डेप्रिसिएशन मेथड आ रहा था वो है स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड। लेकिन बिल्डिंग की ना किसी किस्म की कोई रेजिडुअल वैल्यू नहीं थी हमारे पास। ऑलराइट, अच्छा अब अगर नहीं समझ नहीं है चीजों की, बिल्डिंग की है रेजिडुअल वैल्यू, तो बताने में शर्मा रहे थे। कहाँ है? Building acquired this with a residual value of 11 million. No addition disposal took place 30 June 2018। अच्छा, अब बिल्डिंग भी देखा ना जरा कि हमारे पास डिस्पोजल वगैरह भी है। फिलहाल बात है डिस्पोजल की भी क्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन चार्ज करनी है। आपको नहीं लगता फॉर द टाइमिंग स्किप कर देना चाहिए इसको? तो हम लोग मूव कर जाएं प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर या इक्विपमेंट के ऊपर, दोनों ही बड़े इजी हैं। प्लांट एंड मशीनरी पे जैसे ही गए ना, तो हमें सिंपल सी एक बात पता चली कि भाई कोई एडिशन डिस्पोजल तो है नहीं, और ड्यूरिंग द ईयर जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स पे करनी है। अब क्वेश्चन ये आता है कि 5000 नंबर ऑफ यूनिट्स का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना होगा? तो उसके लिए हमारी हेल्प करेगा हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस प्लस ये कितने नंबर ऑफ यूनिट्स की डेप्रिसिएशन है। तो आपको नहीं लगता कि पर यूनिट डेप्रिसिएशन का पता चल जाएगा यहां से? 300 डिवाइडेड बाय 12,000, तो पर यूनिट डेप्रिसिएशन कितनी चार्ज कर रहे हैं? 0.025। तो 5000 यूनिट्स की कितनी डेप्रिसिएशन होगी मल्टीप्लाइड बाय 5000? तो कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे ड्यूरिंग द पीरियड? 1 to 5। क्या आपको ये बात समझ आ गई? यहां पर हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 1 to 5 कैसे आया? 300 डिवाइडेड बाय 12,000 मल्टीप्लाइड बाय 5।
जी, कोई डिस्पोजल नहीं, तो बैलेंस कैरी डाउन कितना आ जाएगा? 425। 500 में से 425 लेस करें तो क्लोजिंग डब्ल्यूडीवी आ जाएगी। ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब आ जाए इक्विपमेंट के ऊपर। अच्छा, इक्विपमेंट में डिस्पोजल तो कोई नहीं है हमारे पास, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड देखते हैं। अगर आप लोग देखें इक्विपमेंट में हमारे पास मेथड कौन सा चल रहा था, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 में से 36 को लेस करेंगे, वैल्यू आएगी 64। अब 64 के ऊपर डेप्रिसिएशन रेट अप्लाई करेंगे क्या? अब ये नहीं पता, डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं था। अब हम लोगों ने ना थोड़ा सा रिवर्स कैलकुलेशन करनी है कि हमारे पास डेप्रिसिएशन रेट बेसिकली है क्या, कि हम लोग कौन से डेप्रिसिएशन रेट के मुताबिक चल रहे हैं। अब अगर आप लोग यहां पर देखो तो उसने आपको बता दिया था कि इक्विपमेंट हमने परचेज कब किया, 1 जुलाई 2000, स्टार्ट ऑफ द ईयर। बात सुन लें, स्टार्ट ऑफ द ईयर, और आज तक 30 जून 2018 तक कितना अरसा हो गया, 2 साल। तो 2 साल का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना है, कॉस्ट कितनी थी, तो डब्ल्यूडीवी कितनी है। तो हमारे पास रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में एक फॉर्मूला होता है, WDV इज इक्वल टू कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट रेज टू पावर टाइम। तो सिर्फ डेप्रिसिएशन रेट ही तो मिसिंग है इसमें, बाकी तो सारी चीजें गिवन है ना, तो हम लोग जाके फाइंड कर सकते हैं। तो ये रेट हमारे पास कैसे आएगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यहाँ पर बाकी डिस्क्लोजर नोट्स वगैरह आ जाएंगे। और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ वर्किंग पर पहुंचे, वर्किंग वर्किंग 1, डेप्रिसिएशन रेट। हाँ जी, डेप्रिसिएशन रेट कैसे आया होगा, इज इक्वल टू WDV इज इक्वल टू कॉस्ट इनटू 1 माइनस डेप्रिसिएशन रेट इन परसेंटेज रेज टू पावर 2। अब जैसे ही अपने कैलकुलेटर को बताओ तो आपको आंसर मिलेगा 20। ऑल राइट, ऑल राइट। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास क्या बनेगा, वर्किंग टू डेप्रिसिएशन expense for the period is equal to 64 multiplied by 20% प्लस एडिशन थी 60 की मल्टीप्लाइड बाय 20%, लेकिन ये एडिशन कब थी, 1 नवंबर, तो फॉर 8 मंथ्स, 8/12। हाँ जी, ये देखें वैल्यू जी 20.8, ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। किसी को डाउट, चलें यार ये जाके रिकॉर्ड करें यहाँ पर 20.8, और इसका पता हमें कहां से चला, वर्किंग 2 से। बैलेंस कैरी डाउन कितना आ गया, 56.8, तो 160 लेस 56.8, 103.2, ये आ गया। हाँ जी, बात क्लियर, किसी को डाउट। अच्छा, अब आ जाओ इधर, एडिशन कुछ भी नहीं है बिल्डिंग में, लेकिन बिल्डिंग में एक डिस्पोजल है, ऐसे ही है ना। अच्छा, अब यहां पर भी बिल्कुल ऐसा ही है कि यार मुझे यूजफुल लाइफ का तो पता ही नहीं है, कैसेट की टोटल यूजफुल लाइफ कितनी है। मुझे क्या चीज बताई गई है, मुझे कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग बताई, कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग बताई गई, साथ में क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन गिवन है, डेट ऑफ एडिशन गिवन है, मतलब डेट ऑफ एक्विजिशन, ऐसे ही है ना। तो मुझे ना इसकी और रेजिडुअल वैल्यू का पता है मेरे पास,
तो मुझे इसकी मदद से फाइंड करना पड़ेगा कि उसकी भाई मेरे पास टोटल यूजफुल लाइफ क्या थी। अच्छा देखिए, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है आपके पास, तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वैसे हमने फाइंड करनी हो तो इधर हम लोग क्या ये वाला फार्मूला अप्लाई कर नहीं सकते? वर्किंग 3 जी, डेप्रिसिएशन रेट, रेट या यूजफुल लाइफ। यहां पर स्ट्रेट लाइन मेथड है तो हम लोग यूजफुल लाइफ को फाइंड कर लेते हैं। कोई एतराज? यूजफुल लाइफ, अच्छा कैसे फाइंड करेंगे? तो देखो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? कॉस्ट, एंड द कॉस्ट ऑफ द एसेट इज, हाँ जी, कॉस्ट ऑफ द एसेट इज 1 to 5 माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड आता है, फॉर द ईयर, मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो कितना टाइम हो गया है हमारे इस एसेट को? हमने इसको कब परचेज किया था? 1 जुलाई 2014, अब मौजूद है 30 जून 2018 पर। तो कितना अर्सा हो गया है? 4 साल। तो मल्टीप्लाइड बाय 4, तो कितना डेप्रिशिएट हो चुका है अब तक? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इन टोटल कितनी आई हमारे पास? ये 38 आ गई। क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई है? यहां से आपको पता चलेगा यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, यूजफुल लाइफ इज इक्वल टू, अब जाके जरा ये सॉल्व करना, 125, बेटा 9.5 तो पर ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, डिवाइडेड बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 38, 12 ईयर्स इसकी यूजफुल लाइफ। तो अब रिमेनिंग 8 साल रह गए हैं, 4 साल तो गुजर गए हैं ना। ओके, क्या आपको ये बात समझ आ गई है? अच्छा, अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखते हैं। वर्किंग फॉर, एक तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, दूसरा डिस्पोजल भी हो रहा है, तो डिस्पोजल का भी तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस देखना है। तो पहले एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। अच्छा कैसे आएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन? डिस्पोजल की कॉस्ट कितनी आ रही थी? देखो डिस्पोजल की कॉस्ट अभी हम लोग जब फाइंड 25%, 31.25। अच्छा जरा बात सुनना, यहाँ पर थोड़ा सा फोकस, 31 पॉइंट। अब जब हम लोग इसको डेप्रिशिएट कर रहे थे तो 11 की तो रेजिडुअल वैल्यू भी थी, तो भाई उसका 25% इसकी रेजिडुअल वैल्यू है। अगर कॉस्ट का 25% ले रहे हो तो आप लोगों ने उसकी रेजिडुअल वैल्यू का भी 25% लेना है। नहीं बात समझ आई? 11 टोटल बाकी एसिड को थोड़ी ना चार्ज करूंगा, क्या इसकी रेजिडुअल वैल्यू नहीं होगी जो मैं डिस्पोज करने जा रहा हूं? अब क्या सारी 11 की रेजिडुअल वैल्यू इसको दे दूं? अच्छा सारी 11 की रेजिडुअल वैल्यू उनको दे दूं तो क्या करूं? कितने परसेंट डिस्पोज करने जा रहा हूं? 25%, तो रेजिडुअल वैल्यू का भी तो 25% दो। और उसने कहा था इवनली, बाकी मतलब आपको याद है हम लोगों ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें हमारे पास 4 बिल्डिंग थी और चारों उसने कहा था कि सेम सेम है। तो आपको याद है उसका रिवैल्यूएशन सरप्लस भी हमने ऐसे ही निकाला था, कभी डिस्पोजल का भी तो रिवैल्यूएशन सरप्लस है ना? इसके साथ भी बिल्कुल वैसे ही। तो देखो 11 का 25 माइनस करेंगे 2 पॉइंट, क्या आपको मेरी ये बात समझ आ गई जी? हाँ, क्या क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन का 25% निकाल दें, लेकिन वो भी तो ओपनिंग ना, मैंने तो डेट ऑफ डिस्पोजल तक जाना है। क्या ख्याल है?
डिवाइडेड बाय 12। ये इसीलिए तो ऊपर फाइंड की थी कि हमारे पास डेप्रिसिएशन। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग एक्यूमुलेटेड टाइम। एक्यूमुलेटेड टाइम क्या? फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। अब भाई ओपनिंग तक 4 साल तो हो चुके थे ना एसेट्स को। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर डिस्पोजल किस दिन हुआ। ये देखो ये 25%। किस दिन जाके डिस्पोज किया? 1 जनवरी। तो 6 मंथ तो इस साल के भी हैं। तो टोटल एक्यूमुलेटेड टाइम कितना हो गया हमारे पास? 4.5 इज इक्वल टू, फाइंड करो। 10.69 कर दो इसको। 10.69। ओके ओके बात। ये जाके रिकॉर्ड करें। 10.69 डिस्पोजल। 10.69 पता चला वर्किंग फोर है, वर्किंग फोर्स। ओके। अब आ जाओ डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करते हैं। वर्किंग 5 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब देखो भाई हर क्वेश्चन में ना तकरीबन इतनी कॉम्प्लेक्सिटी जरूर आती है। आपको देखिए 15 प्लस मार्क्स में तो नहीं मिल जाएंगे ना। तो थोड़ी बहुत आपको एफर्ट पुट करनी होती है। अब और ये भी सोचें कि इसमें से 50% तो इजीली हम लोग गेन कर सकते थे। उसमें तो कोई मुश्किल नहीं हुई हमें। तो हर क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन में ना अपना 50% देता है। बात ये होती है कि हमने उसको स्टार्ट कहाँ से करना है, उससे वो 50% लेने कहाँ से है। तो जब भी कोई मुश्किल आती है ना वहां पे ना बैठ जाओ। उससे अगला पॉइंट देखो कि मैं कहाँ कैसे जाके सॉल्व कर सकता हूँ। अच्छा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे आएगा? तो इसके लिए भी सबसे पहले ओपनिंग ओपनिंग एसेट्स। ओपनिंग एसेट की वैल्यू क्या थी आप लोगों के पास? 1 to 5। उसमें से उसका 25% डिस्पोज हो गया। अब वो तो हम लोग अलग ट्रीट करेंगे ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पर 1 to 5 माइनस करेंगे कितनी अमाउंट? 31.25। वैल्यू आएगी 93.75। माइनस करेंगे 11 का 75%, क्योंकि ये कॉस्ट का भी तो 75% लिया हुआ है। तो 11 का भी 75% विच इज इक्वल टू 8.25 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 31.25 माइनस अब 11 का 25% 2.75 डिवाइडेड बाय 12 एंड मल्टीप्लाइड बाय। क्या आपको ये बात समझ आ गई सब बच्चों को? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या है आपके पास? 8.31 कर लो। 25 जितना तो हम ऊपर वो कर चुके थे ना राउंड ऑफ। 8.31 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 8 अब देखें क्लोजिंग बैलेंस कैरी डाउन कितना आ रहा है? 35.6 अभी की बता। ओके। अच्छा अब बैलेंस कैरी ओपनिंग ये क्लोजिंग WDV 93.75 लेस 35.62 58 और ये आपके पास डेप्रिसिएशन भी कंप्लीट हो गई।
इसके बाद वाले जो डिस्क्लोजर नोट्स हैं वो अब आपके लिए बहुत ज्यादा सिंपल सिंपल हैं। आप पर देखें, सबसे पहले तो ये वैल्यूज जरा मैच कर लें। हाँ जी, क्या बिल्कुल ऐसी वैल्यूज मिल रही हैं आप लोगों को? तो इसी किस्म का कोई इशू किसी भी स्टूडेंट को? अच्छा, एंड पे हम लोग क्या लिख लेंगे? मेजरमेंट मॉड्यूल। अब यहाँ पर चले यूजफुल लाइफ या रेट। तो फिर यूजफुल लाइफ अगर देखो लैंड के लिए तो लिखनी नहीं, बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ कितनी आ गई थी? 12। ओके, लेकिन जहां पर देखो तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स भी नहीं थे। ओके, लेकिन मैंने रेट तो फाइंड कर लिया था ना पर यूनिट। भाई आप रेट लिख लो, क्या 300 डिवाइडेड बाय 12,000। तो रेट पर यूनिट डेप्रिसिएशन क्या आया था? कहीं नहीं फाइंड किया था। 0.02 के लिए हम लोगों ने ये 20% फाइंड कर लिया था, आपको याद होगा। वो 20% लिख लेना। फिर आपके पास बेटा लैंड इज रीवैल्यू हो रही थी, तो इसके बारे में आप बता दोगे कि लास्ट रिवैल्यूएशन इज कैरीड ऑन 1 जुलाई 2018 बाय एमएस। हाँ, इशू में एमएस इशफाक वैल्यूएशन सर्विसेज। तो आप लोग वो वाली सारी स्टेटमेंट लिख दो। फिर आप इसे बता दो कि भाई अगर हम लोग कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते तो हमारे एसिड की वैल्यू क्या होती। तो भाई कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते तो एसिड की वैल्यू क्या होती? 15 ही होती, क्योंकि उसने बता दी थी क्वेश्चन में डेप्रिशिएट तो हो नहीं रही थी, तो 15 ही रहती। बात क्लियर हो गई? अच्छा, जब अब रिवैल्यूएशन मॉडल था तो आपने एसिड को रिवैल्यू किया, रिवैल्यू किया तो रिवैल्यूएशन सरप्लस आ गया। सरप्लस बताएंगे। अब 8 का रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं आया था, 5 का रिवैल्यूएशन सरप्लस था। कैसे? 15 से 12 पे गया हुआ था तो 3 मिलियन का लॉस। अब बेटा डेप्रिशिएट नहीं हो रहा था तो वो लॉस भी ट्रांसफर नहीं हो रहा था, वो 3 मिलियन का ही लॉस था। जब रिवैल्यूएशन गेन आया ना, वो आया 8 मिलियन का। वो 3 मिलियन का लॉस खत्म करेगा, उसको कॉस्ट तक लेकर आएगा। 15 से 20 का जो जंप है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस है। तो आपके पास जब रिवैल्यूएशन सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस होगा ना, बैलेंस कैरी डाउन, वो कितना होगा? और ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन सरप्लस कितना आ रहा है? 5। 8 का रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं है। बात क्लियर? तो ये देखो, वो कहता है कि ओपनिंग में कोई रिवैल्यूएशन सरप्लस नहीं था, ड्यूरिंग में 5 का आया, लेकिन अब 25% आपने डिस्पोज भी किया था। तो भाई जो ऐसे डिस्पोज किया वो अपना रिवैल्यूएशन सरप्लस भी तो लेके जाएगा ना। तो 5 का 25% डिस्पोजल के तौर पर दे दो, तो बाकी रिमेनिंग आपके पास बच गया। बात क्लियर? कोई डाउट? फिर कमिटमेंट्स बता दो कि भाई हम लोग लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के ऊपर कंस्ट्रक्शन करने के लिए जा रहे हैं, 20 मिलियन हम लोग उसके ऊपर खर्च कर चुके हैं और अभी तक वो कंप्लीट नहीं हुआ। वो पूरा पॉइंट एज इट इज लिख देना, ठीक है। फिर साथ में दूसरी कमिटमेंट बता दो कि हम लोगों ने वो कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था हम लोगों ने प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने का, साथ में वो बता दो। टू एक्वायर प्लांट एंड मशीनरी फॉर द फैक्ट्री बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एट द एंड ऑफ ईयर फॉर रुपीज। ये कमिटमेंट्स आप लोगों की, और आपका क्वेश्चन कंप्लीट। चले नेक्स्ट चले। एग्जाम्पल 43। अच्छा, अब देखो, अब आपके लिए ना ये सारी एग्जाम्पल बड़ी इजी हो गई हैं, क्योंकि जितने भी डिफिकल्ट पॉइंट्स वगैरह थे ना वो सारे के सारे आप लोग को कवर कर चुके हैं। तो अब आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करना कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं रही। एम आई राइट? अच्छा, अब अगर एग्जाम्पल नंबर 42 में एक छोटी सी मिस्टेक थी कॉस्ट मॉडल के हवाले से, ये देखें, ये वैल्यू गलत है, इसको ठीक कर लीजिएगा। ये वैल्यू हमारे पास आनी है कि कॉस्ट है 15 मिलियन, लेकिन इसमें से डिस्पोजल हो गया था 25%, तो रिमेनिंग हमारे पास कितनी बाकी बच जाएगी कॉस्ट? तो 15 मिलियन का 75% इज इक्वल टू, ये इसकी कॉस्ट है। ओके, कि अगर कॉस्ट मॉडल को फॉलो करते तो उसकी वैल्यू हमारे पास होती 11.25, ये 13.75 मिलियन नहीं है। तो इसको आप लोगों ने ठीक कर लेना है जी। कोई इशू? सब बच्चों को क्लियर? चलें, गुड, शाबाश। अच्छा, नेक्स्ट। बाकी सारे पॉइंट्स इजी इजी थे। अब देखिए, आपको ना इस तरह से इसकी वर्किंग ऐसे देखने की जरूरत नहीं है, हालांकि हम लोगों ने देखे थोड़ी सी वर्किंग की है
और टू द पॉइंट की हैं, और सारा क्वेश्चन देखे हमारा सॉल्व हो गया। तो जिस तरह से उसने ये इतनी सारी वर्किंग को बना के रख दी है, तो इस तरह से चलोगे तो कभी आपका क्वेश्चन नहीं कंप्लीट हो पाएगा। आपने इस मेथड से नहीं चलना, कभी कभी मुझे भी फॉलो कर लेना। ओके, कामयाब हो जाओगे इंशाल्लाह। अच्छा, ये ना एक छोटा सा क्वेश्चन था आप लोगों के पास, करना क्या था, इन अकॉर्डेंस विद IFRS prepare a note of property plant and equipment including comparative figures for inclusion in ASAL's financial statement for the year ended 31st December 2000। तो स्टार्ट कहां से करूं, क्वेश्चन का स्टार्ट कहां से करूं, 1 जनवरी 2015 से, एंड कौन ऑफ आर टोटल और नॉट रिक्वायर्ड, बड़ी मेहरबानी इसकी। अच्छा, क्या कहते हैं, द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू एसेट बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट वर रिक्वायर्ड ऑन, मतलब जिस दिन मैंने अपना क्वेश्चन स्टार्ट करना है ना, उससे 1 साल पहले। ऐसा ही है ना, तो मतलब 1 साल की क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन भी मिलेगी, है ना। तो फिर क्या कहते हैं, कितने का बिल्डिंग आई 450 मिलियन की, और साथ में 50 मिलियन की इक्विपमेंट आ गया। फिर कहते थे रेलेवेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू बोथ एसेट्स इज समराइज्ड बिलो, बिल्डिंग इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन के मेथड बताए, लाइफ और रेट बता दिया हमें सब, और साथ में बताया सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एनुअल रिवैल्यूएशन हो रही है बिल्डिंग के ऊपर, जबकि इक्विपमेंट अपने कॉस्ट मॉडल के ऊपर है। ऑलराइट, किसी का एतराज। फिर देखो, asset transfer the maximum possible amount from revaluation surplus to, ना भी कहता है तो हम लोग करते हैं ऐसा। क्लियर। नेक्स्ट, revalued amount of the building as determined by the accurate valuers private limited and independent firm of valuers on 1st January 2015 and, मतलब जैसे ही ओपनिंग करवाया फौरन से उसको रिवैल्यू कर देना हम लोगों ने। अच्छा, ये रिवैल्यूएशन लास्ट डे पर भी हो सकती थी, लेकिन उसने स्टार्ट ऑफ द ईयर करवा दी। फिर कहता है, और रिवैल्यूड अमाउंट हमें बता दी 456 मिलियन एंड 378 मिलियन। फिर कहते हैं इक्विपमेंट कॉस्टिंग में 34 मिलियन वाज परचेज ऑन 1 अगस्त 2015, मतलब ड्यूरिंग द ईयर कंपैरेटिव ईयर में हम लोगों ने परचेज किया। हाफ ऑफ द इक्विपमेंट परचेज ऑन 1 जनवरी 2014, जो इनिशियली परचेज किया था इक्विपमेंट 50 मिलियन का, उसका हाफ मतलब 25 मिलियन, वो हम लोगों ने जाकर डिस्पोज कर दिया ऑन 30 जून 2016। ओके, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना था, एग्जाम्पल नंबर 43। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इजीली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते थे। देखो, ये क्वेश्चन पता है कब सॉल्व होना है, जब आप लोग बिल्कुल रिलैक्स मोड में बैठे, जब आप लोगों ने कुछ करने का दिल कर रहा हो, और वो दिल हर टाइम कर रहा हो, और उस टाइम पर आपके दिलो दिमाग में कोई और ना हो, अकाउंटिंग हो जाएगी। अगर अकाउंटिंग के साथ शिरक किया ना, तो अकाउंटिंग नहीं होती। जब आप लोग किसी और को भी साथ में सोच रहे होते हैं, तो आपसे कभी अकाउंटिंग नहीं होने। तो जब अकाउंटिंग करने बैठो ना, तो दिलो जान से बैठो, कि अकाउंटिंग को भी पता हो कि अब ये मेरा है, और ये मेरे ऊपर टाइम स्पेंड करेगा। मोबाइल, पता नहीं इसके बाद क्या करना है, मैंने खाना भी अभी खाना है, वो खाना ज्यादा खा लिया है तो मुझसे बैठा भी नहीं जा रहा, और इस किस्म की हजारों बातें जब साथ साथ चल रही हूँ। अकाउंटिंग का क्वेश्चन नहीं होगा, आधे घंटे बाद आप कहोगे यार पता नहीं कहाँ फंस गया। अकाउंटिंग नहीं होती फिर, और ये बात हकीकत है, आजमा के देख लो। लेकिन अगर एक मूड बना के बैठोगे ना, और वो मूड हर टाइम होना चाहिए। सारा मेरा डायलॉग भी
इसकी वजह से रह गया, इतना कीमती डायलॉग था। एग्जाम्पल नंबर 43। हाँ जी, क्या नाम है? शेरदिल लिमिटेड SL, notes to the financial statements। अच्छा, जब आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना, तब भी कोशिश क्या करें कि ये चीजें एज इट इज लिखा करें, आपके हाथों में ना आदत हो जाए कि आपने इसको इसी तरह लिखना है। जब आप लोग बिल्कुल रफ वर्क पे चले जाते हो ना, तो ये चीज आपको एग्जाम में बहुत नुकसान दे जाती है। फिर ऐसा ही होता है कि जब आप पे टाइम का प्रेशर बढ़ता है ना, तो आप लोग ऐसे ही एग्जाम में सॉल्व कर रहे होते हो जैसे आप लोग अपना रफ वर्क कर रहे हो। तो आपका सारा सोल्यूशन, आपका सारा क्वेश्चन खराब हो चुका होता है। तो आपके हाथों को, आपके माइंड को पता हो कि भाई मैंने रफ वर्क में भी कम से कम इतना जरूर लिखना है। ओके, फॉर द ईयर एंडेड। हाँ जी, कब हमारा काउंटिंग ईयर एंड हो रहा है? पक्की बात है, 31 दिसंबर। अब चाहे आपने कंपैरेटिव बताने भी हो, लेकिन आपने करंट ईयर का एंड लिखना है, और वो है हमारे पास 2000। अच्छा, जब इधर आएंगे ना हम लोग, क्या अमाउंट्स में किसी किस्म की कोई राउंडिंग ऑफ करेंगे? कर लेते हैं। क्या राउंडिंग ऑफ करेंगे? रुपीज इन मिलियन। हाँ जी, कंपैरेटिव बतानी है, बता देते हैं। कंपैरेटिव कौन कौन सा बनेगा? 2015 एंड 16, यहां पर आएगा 2000, यहां पे लिखेंगे 2000। अच्छा, कौन कौन से एसिड्स हैं आप लोगों के पास? बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट, क्या टोटल बताना है? तो फिर यहां पर आ जाएगा बिल्डिंग, यहां पर बिल्डिंग, और यहां पर टोटल होता तो साथ में बिल्डिंग इक्विपमेंट टोटल, और उधर भी बिल्डिंग इक्विपमेंट एंड टोटल कर देते हैं। ओके, हो गई बात। फिर यहां पर आएगा हमारे पास कॉस्ट। अच्छा भाई, रिवैल्यूएशन मॉडल था हमारे पास, ऐसे ही है ना? रिवैल्यूएशन मॉडल था तो सबसे पहले बैलेंस ब्रॉट डाउन, और जो रिवैल्यूएशन हो रही है एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर हो रही है, तो ट्रांसफर ऑफ एक्यूमुलेटेड। बिलीव मी कि ये सबसे बेस्ट वे है जिसमें आप मैक्सिमम मार्क्स इन शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन आप लोग ले सकते हैं, विदाउट एनी मिस्टेक। और आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर जाएगा कि यार आप खुद सोचो, सेक्शन 2 के 3 क्वेश्चन होते हैं, और 3 में से एक क्वेश्चन ये वाला है। और जब एक क्वेश्चन आप 15+ मार्क्स का अच्छा खासा सॉल्व कर लो, आपके पास होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है, अब आपका पेपर पास है। आपके माइंड से ना वो प्रेशर खत्म हो चुका होता है जो दूसरे लेके बैठे होते हैं। तो टाइम को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना है। सेक्शन 1 भी 1.5 आवर में कंप्लीट होना चाहिए, और सेक्शन 2 के लिए भी 1.5 आवर होना चाहिए, क्योंकि दोनों 50-50 मार्क्स के हैं। आप सेक्शन 1 पे 2 घंटे लगा दो, और सेक्शन 2 के ऊपर आके आपके पास 1 घंटा हो, आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, आपके लिए मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से टाइम को साथ साथ लेके चलना है। फिर यहां पर आप लोग क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन, रीवैल्यूएशन गेन और लॉस। फिर क्या आना चाहिए हमारे पास? शाबाश, एडिशन या डिस्पोजल में से कोई भी चीज पहले लिख लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डिस्पोजल, एडिशन, कभी कभी किसी की बात भी मान लेनी चाहिए है, दिल रखने के लिए। बैलेंस, छोटी छोटी खुशियां। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। हाँ जी, इसमें क्या कुछ आएगा? जी, नेक्स्ट ट्रांसफर कर दो।
ट्रांसफर टू एसेट अकाउंट, फिर डिस्पोजल कर देते हैं। फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एड बैलेंस कैरी डाउन, फिर ओपनिंग WDV एड क्लोजिंग। अब बाद वाली चीजें तो लिख लोगे ना, मस्ट हैं वो चीजें। ये कैसे आ जाएंगी? एड B-D। तो ये बताना ना भूलना ABCD। और जब इधर पहुंचे, अब देखो भाई, मार्क्स ही मार्क्स मिलते जाएंगे आप लोगों को। कैसे? 2014 में परचेज किया 450 का, 50 का, और क्या इसमें कोई एडिशन हुई? 2014 में कोई डिस्पोजल हुआ? 2014 में कोई रिवैल्यू हुआ? तो 2014 का क्लोजिंग यही नहीं होगा। और जब क्लोजिंग यही है तो क्या 2015 का ओपनिंग यही नहीं होगा? तो आओ लिखो अपने पास, बिल्डिंग कितने पे और इक्विपमेंट 50 पे। इतनी भी बार नहीं मारनी मैंने। 450 एंड, अब अगर आपको एसिड्स का ओपनिंग मिला है तो अंडरस्टूड है कि आपके पास आपके क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी ओपनिंग मौजूद है। किस तरह से? अब उसने आपसे कहा कि बिल्डिंग के ऊपर कौन सा मेथड? यूजफुल लाइफ। और क्या कोई टाइम फ्रैक्शन लगाने की जरूरत है? नहीं। क्यों? फर्स्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड था। तो 450 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 22.5। तो आपके पास बिल्डिंग का ओपनिंग के क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का बैलेंस क्या आ जाएगा? कहीं आपको मेरी ये बात समझ तो नहीं आ गई? अरे वाह, क्या बात है। और इसके लिए, इक्विपमेंट के लिए क्या कहा? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। तो 50 का 10% इज इक्वल टू, ये इधर 5 लिख देते हैं, यहां पे मान लेते हैं आपकी बात। ओके, तो आपको ओपनिंग WDV मिल गई। क्या? ओपनिंग WDV 475, 427.5, और यहां से 41। अच्छा, कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ओपनिंग की समझ ना आई हो? ओके है। अच्छा, अब देखिए किसके ऊपर रिवैल्यूएशन मॉडल है? बिल्डिंग। और बिल्डिंग फर्स्ट डे पर ही रिवैल्यू हो गई। फर्स्ट डे पर रिवैल्यू हुई कौन सी वैल्यू पर? 456 पर। ऑलराइट। तो अगर आप लोग यहां पे देखें तो सबसे पहला काम क्या करूंगा? 22.5, यहां से भी 22.5 खत्म हो गया। ऑलराइट। अच्छा, फिर ये सोचो, क्या बिल्डिंग के ऊपर क्या 2015 में किसी किस्म का कोई एडिशन है, कोई डिस्पोजल है? अब ये कैसे पता चला है आप लोगों को? क्योंकि आप क्वेश्चन पहले अच्छे से पढ़ चुके थे। एम आई राइट? ऐसे ही है ना? तो जो रीवैल्यूड अमाउंट है वही मेरे पास बैलेंस कैरी डाउन होगा। तो जाओ इसको लिख लो, 456। अब ना तो डिस्पोजल ना ही कोई एडिशन। अब देखें, 427.5 को 456 पर लेकर गए, तो कितने का रिवैल्यूएशन करें? नहीं करें। ओके है। अच्छा, फिर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बड़ा सिंपल सा था। क्या? 456 डिवाइडेड बाय 20 था पहले, एक साल बाद रिवैल्यू हो रहा है, तो अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 19। तो ये लेकर आ जाओ, 456 डिवाइडेड बाय 19, द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड इज, जी, एग्जैक्ट 24। कैसे आया? ऐसे आया, राइट। तो बैलेंस कैरी डाउन कितना है?
24 ही है भाई। 456 माइनस 24, तो क्लोजिंग WDB 430। सबको क्लियर? अच्छा, ऐसा नहीं है जैसे अगले साल का ओपनिंग मिल गया हो। 456, ओके। और यहां से ओपनिंग एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का 24, फिर दोबारा से रिवैल्यू हो गया 1 जनवरी 2016 को। कौन सी वैल्यू पर? अच्छा, यहां पे देखो, सबसे पहला काम 24 ये ट्रांसफर किया। एसिड की ओपनिंग WDB हमारे पास क्या थी? 430। ओपनिंग WDB है 432, और मैं इसको लेके जा रहा हूं कौन सी वैल्यू पर? तो कितने का डिक्रीज जी? 54 का डिक्रीज। मैं सो डिक्रीज आ गया। अब देखें क्या कोई एडिशन है? हाँ जी, इक्विपमेंट के बारे में यहाँ पे बात थी, कोई एडिशन, कोई डिस्पोजल, कुछ भी नहीं है। बस ये लो, यहाँ पे वही 378 जो रिवैल्यूड अमाउंट है वही आ जाएगी। अब जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस चार्ज करना है वो 378 डिवाइडेड बाय 18, शाबाश, 21, और बैलेंस कैरी डाउन, और 378 लेस 21 3। ये लो, बिल्डिंग खत्म हो गई। वैल्यूड एसिड था। अब स्टार्ट अगर याद करो, जब फर्स्ट टाइम रिवैल्यूड एसिड कर रहे थे, सबसे पहले कॉस्ट वाले के पास भागते थे कि रिवैल्यूड एसिड होगा तो मुश्किल होगा। आज कॉस्ट वाले को हमने पूछा ही नहीं है, भाई तुम्हारा क्या हाल है, रिवैल्यूड एसिड सबसे पहले खत्म हो गए हैं। ओके, कोई मुश्किल? क्या मार्क्स आ नहीं सकते? अब IS16 लगता नहीं है जैसे यार ये तो बाएं हाथ की गेम है, जैसे ये तो उंगलियों पे नाचा जा सकता है, इसके लिए तो है, इसको नचाया जा सकता है, खुद नहीं नाचना। पता चले खुद नाच रहे हो उसकी उंगलियों पे, उसकी उंगलियों पे खुद नहीं नाचना, इसको नचाना है अपनी उंगलियों पर। ओके, चलो अब आ जाओ इक्विपमेंट के ऊपर। इक्विपमेंट कॉस्ट मॉडल था, ना कोई ट्रांसफर, ना कोई रिवैल्यूएशन गेन या लॉस। ओके, अब अगर आप तो 2015 में इक्विपमेंट क्या कहता है? कॉस्टिंग ₹35 मिलियन, परचेज ऑन 1 अगस्त 2015 में एडिशन हुई, और 16 में डिस्पोजल हुआ। तो आज आप सबसे पहले तो एडिशन कर लेते हैं ना। डिस्पोजल नहीं हुआ, एडिशन हुई, टोटल हो गया, पहुंच गए। अच्छा, फिर जब आप इधर पहुंचेंगे तो ट्रांसफर तो कुछ होना नहीं है, डिस्पोजल भी नहीं हुआ, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड। और ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द पीरियड हमारे पास कैसे आएगा? कौन सा मेथड इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं इक्विपमेंट पे? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, 10% के हिसाब से। तो देखें, आपके पास ओपनिंग WDB कितनी? 45, 45 का 10% प्लस 35 का, 1 अगस्त को, तो 1 अगस्त से 31 दिसंबर, 5 मंथ, 5/12। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस आपके पास आएगा यहाँ पर, अगर हम लोग वर्किंग, हम लोग कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑन इक्विपमेंट। अच्छा, कैसे आएगा? ओपनिंग WDB, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था, अब कोई डिस्पोजल नहीं है, तो 45 का 10% प्लस एडिशन हुई थी का 10%, लेकिन ये एडिशन हुई है 1 अगस्त को, तो टाइम फ्रैक्शन आएगा, तो वैल्यू आएगी 5.96। ये जाके इधर लिख लें, 5.96 वर्किंग 1
बैलेंस कैरी डाउन क्या बनेगा आपके पास 10.96 और आपके पास क्लोजिंग WDV क्या आ जाएगी 85 माइनस 10.96 आपके पास वैल्यू आएगी 74.04। किसी को एतराज कंपैरेटिव खत्म हो गया है। अच्छा अब करंट ईयर के लिए ओपनिंग आ जाएंगे ये 85 अगले साल के लिए ओपनिंग राइट। इसी तरह एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना 10 पॉइंट फिर जो क्लोजिंग WDV थी इस ईयर के लिए ओपनिंग WDV 74 पॉइंट राइट। अच्छा अब देखें बात सुनिएगा देखिए भाई कोई ट्रांसफर नहीं है कोई रिवैल्यूएशन गेन या लॉस नहीं है डिस्पोजल है लेकिन डिस्पोजल कौन सी वैल्यू का तो उसने कहा जो आप लोगों ने इनिशियली परचेज किया था ना 50 मिलियन का ऐसे उसका 50% तो कितना बनता है 50 मिलियन का 50% 25 ओके और किसी किस्म की कोई एडिशन नहीं ये डिस्पोजल आ गया तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास ये लो ये कॉस्ट वाला पोर्शन खत्म हो गया बात क्लियर। अच्छा फिर जब हम लोग यहाँ डेप्रिसिएशन पे जाएंगे तो यहाँ ट्रांसफर पे तो कुछ नहीं आना लेकिन डिस्पोजल की अब डेप्रिसिएशन आएगी। अब डिस्पोजल की डेप्रिसिएशन थी जो हमने फ्रॉम द बिगिनिंग लिया था अब उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमारे पास कितनी आनी है देखो जब फ्रॉम द बिगिनिंग लिया था तो फर्स्ट डे था परचेज किए हुए 2 साल तो पहले हो गए 2014 2015 और 16 के मिड पर आके हम लोगों ने डिस्पोजल किया कौन सी डेट पर ऐसे ही है ना ऑफ 1 जनवरी 2000 हाँ ये जब ये परचेज किया था और इसको डिस्पोज किया आधा आधा साल ये भी है ऐसा है ना। तो अब इसकी कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन भाई इसके ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड था तो इसकी कैमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे आनी है हमारे पास ये देखें वर्किंग टू अच्छा इसके लिए कॉस्ट ऑफ एसिड हमारे पास या एक्यूमुलेटेड ओपनिंग WDV फाइंड की जा सकती है डायरेक्ट WDV इज इक्वल टू 25 इंटू 1 माइनस 10% रेज्ड पावर 2 तो ओपनिंग WDV देखो कितनी आ रही है 20 पॉइंट शाबाश ये ओपनिंग WDV है। अब इसने डेप्रिशिएट होना है 20.25 मल्टीप्लाइड बाय 10% ये करंट ईयर में मल्टीप्लाइड बाय 6/12 तो ये डेप्रिशिएट होगी वैल्यू 1.01 ओके ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर है तो इसकी WDV क्या बनेगी एट द डेट ऑफ डिस्पोजल 20.25 माइनस 1.01 इज इक्वल टू 19.24 एक्यूमुलेटेड एप्रिसिएशन क्या आ जाएगी जी 25 माइनस 19.24 द वैल्यू इज 5 पॉइंट क्या आपको ये बात समझ आ गई ये लो फिर इधर लिख लो 5.76 वर्किंग टू ये लेस कर देंगे कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ आई चलें गुड डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर के लिए देखो ओपनिंग WDV 74.04 ये यहाँ पे गिवन है वर्किंग नंबर 3 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ओपनिंग WDV कितनी है 74 पॉइंट इसमें से लेस करना है ओपनिंग WDV ऑफ डिस्पोजल 20 पॉइंट और इसका लेना है 10% इज इक्वल टू 38 कर दो फिर 20.25 मल्टीप्लाइड बाय
multiplied by 6 by 12 is equal to, and the depreciation expense for the year is 6.39 6.39। ये जाके लिख लें इधर 6.39 कहां से पता चला? वर्किंग 3 से। क्लोजिंग कितना आ जाएगा? 11.559। अब देखें क्लोजिंग WDV 60 में से 11.59 48.41। ये आपको सारा टेबल अब समझ आ चुका होगा। ये देखें 48.41 वगैरह, और ये अगर कॉस्ट मॉडल हो तो ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएंगी, और साथ में रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल और बाकी चीजें आप लोग इजीली बता सकते हैं। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर 44, ये सिंपल सी एग्जाम्पल है, ये आप लोगों ने खुद से सॉल्व कर लेनी है, अब हो जाएगी, इसमें ऐसा कोई मुश्किल चीज नहीं है। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 3 IS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे न्यू चैप्टर। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।